नमस्कार। HPRC के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज में जो है वो उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो HPRC के द्वारा अपने सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन किए गए हैं और इस सीरीज में HPRC के नए पैटर्न को जो है वो फॉलो किया जाता है। जैसे जैसे HPRC अपने पैटर्न में चेंज ला रहा है, अपने क्वेश्चन में चेंज ला रहा है, वैसे ही इस सीरीज में भी जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। परंतु ये ध्यान रखें कि आज से पहले भी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन लिंक कर पूछे गए हैं इस सीरीज से और आगे भी पूछे जाएंगे। हम भी पैटर्न को चेंज कर रहे हैं जैसे HPRC अपने पैटर्न को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ रिवर टेंगस। तो बोलते हैं कि कौन सा शहर जो है वो टेंगस नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो टेंगस नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर स्थित है? इनमें से लिस्बन शहर जो है वो टेंगस नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज पढ़ी हैं और उनके किनारे जो है वो कौन सी नदी बहती है वो भी हमने पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन को बार बार कर रिपीट किया जाता है और ये रिपीट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से 100% श्योरिटी के साथ किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और वो शिफ्ट हो सकता है आपकी ही हो। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ और उनके किनारे के शहर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर ये रिवर्स के नेम है और साथ में ही जो है वो सिटीज़ है। जैसे कि बेलग्रेड सिटी जो है वो डेन्यूबे नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जर्मनी की एक सिटी जो है वो स्प्री नदी के किनारे जो है वो स्थित है। वैसे ही जो है वो ब्रिस्टल शहर है। ब्रिस्टल शहर जो है वो कहाँ पर है? यूके का है। ये एवॉन नदी के किनारे है। बुदापेस्ट हंगरी की एक सिटी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। कैरियो इजिप्ट की सिटी है, ये नील नदी के किनारे है। और कैंटन जो है वो सी कियांग नदी के किनारे स्थित है। ग्लासगो स्कॉटलैंड की सिटी है, ये क्लाइड नदी के किनारे स्थित है। हम्बर्ग जर्मनी की एक सिटी है, ये एल्वे नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। काबुल जो है वो पाकिस्तान का शहर काबुल नदी के किनारे स्थित है। कराची जो है वो इंडस नदी के किनारे स्थित है। और सूडान का एक शहर है कार्टुम शहर जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है। लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। और लिस्बन पोर्टुगीज का एक शहर है जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा, वो टेंगस नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है यूके का एक शहर जो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। थेम्स की पवित्र नदी ये है गंगा की तरह। और आगे बोलते हैं लखनऊ इंडिया का शहर है, ये जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कनाडा का मॉन्ट्रियल ओटावा नदी के किनारे स्थित है। और न्यू कैसल यूके का एक शहर है, ये टायरे नदी के किनारे स्थित है। यूएसए का जो है वो न्यू ऑरलियंस जो है वो मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। और यूएसए का ही न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। जो पेरिस है फ्रांस का, वो सीन नदी के किनारे स्थित है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आपने ध्यान रखना है यहाँ पर यूएसए का जो फिलाडेल्फिया शहर है वो दिलावर नदी के किनारे स्थित है। और इटली रोम का शहर ये जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो ये प्रॉपर लिस्ट याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज करना है। अब देखिए, HPRC के अपकमिंग एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि HPRC जो है वो अपने आने वाले एग्जाम में जो है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछेगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम पूछेगा। परंतु फिर भी हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और आपको याद रखने में भी जो है वो इजी हो। अब यहाँ से सीधे 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे जो चारों आपको एक साथ याद भी रह जाएंगे। बोलते हैं यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन यहाँ पर दिया गया है। अब इनको बताना है कि किस किस की स्थापना जो है वो कब हुई थी। अगर हम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1866 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। और 1866 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई थी। यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा जो है वो दिया गया है। पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1870 में की गई थी और इसकी स्थापना MG रानाडे के द्वारा जो था वो की गई थी। MG रानाडे के द्वारा साथ जो है वो कुछ और लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए थे। इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो था वो किसने कब की गई थी। अच्छा, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में की गई थी। 1872 में इसकी स्थापना किसके द्वारा जो था वो की गई
थी। 1872 में इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा जो था वो की गई थी। और आगे जो है वो इंडियन एसोसिएशन जो है वो दिया गया है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो था वो किसके द्वारा और कब जो था वो की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो था वो 1876 में जो था वो की गई थी। 1876 में इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी? 1876 में इसकी स्थापना जो था वो आनंद मोहन बोस, और आनंद मोहन बोस के साथ जो है वो एक और जुड़े हुए थे जिनका नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। इन दोनों के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना कलकत्ता में जो था वो की गई थी, जिसको अभी कोलकाता जो है वो बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो 1866 वाला ही आएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर 1870 वाला, फिर 1872 वाला, फिर 1876 वाला। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ही ये क्रोनोलॉजिकली जो है वो अरेंज हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यंक वंश इन एंशिएंट बिहार। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने जो है वो प्राचीन बिहार में हर्यंक वंश की स्थापना जो था वो की थी? हर्यंक वंश की स्थापना जो था वो बिंबिसार के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्यंक वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। देखिए, ये जो हर्यंक वंश था ये बिंबिसार के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था, और बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक भी जो है वो हुआ। बिंबिसार की अगर हम बात करें तो बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु होता था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और ये जो है वो अगला शासक जो है वो बनता है। परंतु बिंबिसार की बात करें तो ये बुद्ध का समकालीन होता था और बौद्ध धर्मानुयायी भी जो था वो होता था। फिर बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु जो है वो राजा बना। अजातशत्रु की अगर हम बात करते हैं तो अजातशत्रु जो है वो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान जो था वो पहली बौद्ध संगीति जो था वो हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो था वो राजगृह की सतपर्णी गुफा में जो था वो हुई थी। फिर अजातशत्रु की हत्या की गई उज्जैन के द्वारा। उज्जैन ने जो था वो अजातशत्रु की जो था वो हत्या की, फिर वो राजा बना। और उज्जैन की अगर हम बात करते हैं तो वो जैन धर्मावलंबी था, वो जैन धर्म को जो था वो मानता था। तो इस तरह से आपने हर्यंक वंश कंप्लीट किया। यहाँ पर हर्यंक वंश में आपने ध्यान रखना है, बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद उज्जैन जो था वो आया था। तो इतना आप इस वंश के बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो बोलते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद के सदस्य को लाभ का पद धारण करने के लिए प्रतिबंध करता है, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ? देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि वो किसी भी ऐसे पोस्ट पर ना हो जहां से उसको फायदा मिल रहा है। जैसे मान लीजिए वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं हो सकता, वो कोई आईएएस नहीं हो सकता। अगर कोई आईएएस एमपी एमएलए बनना चाहता है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो बन सकता है। तो ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसको कोई भी सरकारी लाभ ना मिल रहा हो ऐसे पोस्ट से। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात करता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है आर्टिकल 102 इसका पहला पार्ट और पैराग्राफ नंबर ए आपने साथ में ध्यान रखना है। अगर इतना डेप्थ में पूछा जाता है तो पक्का जो है वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, परंतु अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब देखिए, एमपी एमएलए से जुड़े हुए कुछ अगर हम आर्टिकल जो है वो डील करते हैं तो एक आर्टिकल नंबर 105 भी आता है। आर्टिकल नंबर 105 भी जरूरी है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, कोई भी एमपी है तो उसको जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो पार्लियामेंट में कोई भी भाषण जो है वो दे सकता है, उसके लिए वो कोर्ट में जो है वो बाउंड नहीं है। अब पंजाब से जो है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमृतपाल। अब वो जो है वो जब से चुने गए हैं तब से वो जेल में ही है। ऐसा हुआ था कि वो जो है वो एक स्पीच देते हैं जहां से पंजाब में दंगे जो हैं वो भड़क जाते हैं। अब उसके बाद जो है वो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो इलेक्शन में भी खड़े होते हैं परंतु वो जेल में ही थे और वो चुने भी गए उसके बाद, अभी तक वो जेल में ही है। अब देखिए वहां पर ही है कि उनको जो है वो पैरोल देने की बात की जा रही है कि उनको जो है वो पार्लियामेंट में आने की अनुमति दी जाए, वो स्पीच वगैरह दे सके, तो उसको लेकर केस चला हुआ है, तब भी ये आर्टिकल जरूरी हो जाता है। तो ये आपने चीजें जोड़नी है अपने करंट अफेयर के साथ कहीं ना कहीं पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच 2 words have been incorporated in preamble by 42nd amendment।
बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 42वां संशोधन है वो जो है वो 2 शब्दों को शामिल करता है हमारी प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में। वो 2 शब्द जो है वो कौन कौन है? क्या वो डेमोक्रेटिक और सोशलिस्टिक शब्द हैं? क्या वो रिपब्लिक और सेकुलर शब्द हैं? क्या वो सोशलिस्ट और सोवरेन शब्द हैं? क्या वो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हैं? अब देखिए, अगर आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये मिलते जुलते ही हैं, परंतु अगर अच्छी प्रैक्टिस की है तब गलती की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहती। तो ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो ऐड किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जो है वो ऐड किया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल के तहत आती हैं? ये आर्टिकल नंबर 51A के तहत जो है वो आती हैं। और अगर हम बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो इसको बोलते हैं। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1976 की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, परंतु ध्यान रखना है ये एनेक्ट कब हुई थी, लागू कब हुई थी? 1977 में जो था ये हुई थी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आता है उसमें जो है वो कुछ वर्ड ऐड किए गए हैं, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये 5 शब्द इंपॉर्टेंट है। ये 5 शब्द ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आते हैं। अभी 5 शब्द हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो किन 5 शब्दों की बात करता है, तो वो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो है वो ऐड किए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अब गिना चुना समय जो है वो बच गया है। गिना चुना समय बच गया है, इसमें जो है वो आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन भी करना है। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा टेस्ट शीट से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर कुछ एक कमेटीज दी गई हैं और वो कमेटीज किसके साथ डील करती हैं वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर दंतवाला कमेटी दी गई है, क्या ये रूरल क्रेडिट से संबंधित है। उसके आगे यहाँ पर बी शिवाराम कमेटी दिया गया है, क्या ये प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल से संबंधित है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी दिया गया है, क्या ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। उसके बाद जो है यहाँ पर संतानम कमेटी दिया गया है, ये क्या पंचायती राज फाइनेंसिस से ये संबंधित है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस दंतवाला कमेटी की, देखिए ये जो दंतवाला कमेटी है ये रूरल क्रेडिट से ही जो है वो डील करती है। किससे डील करती है? ये रूरल क्रेडिट से ही जो है वो डील करती है। और इस कमेटी के बारे में जो है वो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कौन से ईयर में अपॉइंट हुई थी। तो 1977 में जो था ये अपॉइंट हुई थी, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पर संतानम कमेटी जो है वो दिया गया है। ये जो संतानम कमेटी है ये किससे डील जो है वो करती है? आपने ध्यान रखना है कि ये संतानम कमेटी पंचायती राज फाइनेंसिस से ही जो है वो डील करती है। और इस कमेटी को जो था वो कब फॉर्म जो था वो किया गया था? तो ये संतानम कमेटी जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पंचायती राज फाइनेंस से संबंधित है। 1863 की जो है ये कमेटी है। अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो है वो डील करती है। और अशोक मेहता कमेटी जो है वो कौन से ईयर की है, इसका भी आपने ध्यान रखना है कि ये कमेटी जो है वो 1977 की जो है वो कमेटी है। 1977 की कमेटी है, ये भी सही है। ए सही है, डी सही है, सी सही है, बी सही नहीं है। ये जो बी शिवारामन कमेटी है ये प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल से संबंधित नहीं है, तो ये नॉट करेक्टली मैच है। ये जो बी शिवारामन कमेटी है ये किससे संबंधित है? इसने जो है नाबार्ड की स्थापना की रिकमेंडेशन जो था वो दी थी। 1982 में इसने नाबार्ड की स्थापना की रिकमेंडेशन दी थी और इसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर नाबार्ड की स्थापना जो था वो की भी गई बाद में चलकर। ठीक है जी, तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो कौन से ईयर की कमेटी है। बलवंत राय मेहता कमेटी का आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर लिस्ट 1 में जो है वो जैसे रिपोर्टें दी गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दी गई है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दी गई है और एमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो दी गई है। बताना है कि इन रिपोर्टों को जो है वो कौन कौन जारी करता है। अगर HPRC के ही पैटर्न की बात करते हैं तो HPRC के द्वारा ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया अभी कुछ दिन पहले ही।
देखिए ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। तो ए का जो है वो तीसरा हो जाएगा, ए तीसरे के साथ हो जाएगा। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। तो बी का जो है वो पहला हो जाएगा। और सी की अगर हम बात करें कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTD के द्वारा जो है ये जारी की जाती है। तो सी का जो है वो चौथा हो जाएगा। और डी की अगर हम बात करें कि डी का जो है वो क्या हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये एमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो डी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, IMF यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर UNEP दिया गया है, यहाँ पर UNDP भी दिया गया है और यहाँ पर UNCTD भी दिया गया है। इनकी स्थापना कब कब हुई ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। UNCTD की स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1964 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। वैसे ही UNDP की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना 1965 में जो था वो की गई थी। और UNEP की स्थापना जो था वो कब की गई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। IMF की स्थापना जो था वो कब की गई थी, IMF की स्थापना 1944 में जो था वो की गई थी। तो अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को बोले तब वैसे भी कर देना है और इनकी स्थापनाएं भी ध्यान रखनी है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन देयर लोकेशन। तो यहाँ पर जो है वो कुछ एक जो है वो माउंटेन रेंजेस दी गई हैं, इनको जो है वो वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर कराकोरम रेंज जो है वो दिया गया है। कराकोरम रेंज जो है वो कहाँ पर आती है, ये भारत में आती है और लद्दाख में जो है ये आती है। कहाँ पर, लद्दाख भारत में जो है ये आती है। और दूसरे नंबर पर जो है वो पॉन्टिक माउंटेन रेंज दिया गया है। ये जो पॉन्टिक माउंटेन रेंज है ये इंडिया में आती ही नहीं है, ये टर्की में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है, टर्की में आती है। तो इंडिविजुअली पूछा जाए कि पॉन्टिक माउंटेन रेंज कहाँ पर आती है, तो ये टर्की में जो है वो आती है। उसके बाद जो है वो हिंदू कुश कर जो है वो दिया गया है। अगर हम हिंदू कुश माउंटेन रेंज की बात करेंगे कि ये कहाँ पर जो है वो आती है, तो ये जो है ये भी जो है वो इंडिया से बाहर अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और साउथ ईस्ट तजाकिस्तान में जो है वो आती है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान आपने ध्यान रख रहा है। तो उसके बाद जाग्रोस माउंटेन रेंज दिया गया है। तो ये जो है वो ईरान, नॉर्थन इराक और तुर्की में जो है वो आती है। तो ये भी इंडिया से बाहर है। ईरान के बाद जो है ये इराक, तुर्की में जो है वो आती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वेस्ट से आपको ईस्ट की ओर जो है वो अरेंज करना है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है वो इनको अरेंज करेंगे तो क्या सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो बैठेगा। यहाँ पर देखिए आपको जो है वो बेसिक कॉमन सेंस पहले इस्तेमाल करनी है कि इनमें से सबसे ईस्ट में जो है वो कौन सा आता है। तो सबसे ईस्ट में इंडिया वाला ये लद्दाख जो है वो आता है। तो जहाँ पर सबसे ईस्ट में अगर हम देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मैप में देखेंगे तो जो पाकिस्तान वाली रेंज होगी वो साथ में जो है वो आएगी। तो पाकिस्तान हिंदू कुश के साथ टच करता था, तो ये तीसरे नंबर पर जो है वो आ जाएगा। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गई और उसके बाद जो है हमारे पास ईरान और इराक वाली रेंज जो है वो आएगी, जहां पर जो जाग्रोस रेंज आती है चौथे नंबर वाली, तो ये जो है वो आ जाएगी। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और सबसे पहले आ जाएगा टर्की सबसे पहले आएगा। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ये जो है वो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो दिया गया है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे का मकसद ये है कि आप जो है वो पहले तो आप यहाँ पर इन रेंजेस को याद रख सकें कि कौन सी रेंज कहाँ पर आती है। ये पॉन्टिक माउंटेन रेंज, हिंदू कुश, ये एनसीईआरटी में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एग्जाम में कहीं ऐसा रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर जो होती है, गर्मी हस्तांतरण जो होती है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है। तो हमने जो है वो कुछ दिन पहले ही जो है वो हमने क्या पढ़ा था, हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। तो रेडिएशन ही एक ऐसी जो है वो प्रोसेस आप कह लीजिए जिसमें हीट ट्रांसफर के लिए जो है वो किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
तो इसका रेडिएशन सही आंसर हो जाएगा। हमने HPRC का एक ऑनलाइन पेपर डिस्कस किया था जहां पर ये रेडिएशन वाला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। अब देखिए रेडिएशन होता क्या है, पहले आप ये समझिए। इसमें जो है वो हीट जो है वो ट्रैवल करती है, वेव्स के थ्रू करती है, विदाउट टचिंग और विदाउट एनी मीडियम जो है ये ट्रांसफर जो है वो कर जाती है। ठीक है, जैसे कि सूर्य की जो हीट आती है हमें, वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और उसी तरह रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो है वो हीट बाउंस बैक होती है। हीट बाउंस बैक का मतलब ये है कि हीट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि जब गर्मियां होती हैं तो आपको सफेद कपड़े जो है वो पहनने चाहिए, तो वीयरिंग वाइट क्लोथेज इन समर, उससे जो है वो हम थोड़ा ठंडा रहते हैं, क्योंकि वाइट क्लोथेज जो है वो क्या करते हैं, वो उसको बाउंस बैक कर देते हैं हीट को, जो हीट आती है। तो वो रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद जो है वो कंडक्शन जो है वो दिया गया है। कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन का ध्यान रखना है, हीट मूव्स थ्रू अ सॉलिड बाय डायरेक्ट टच। इसमें डायरेक्ट टच की ज़रूरत होती है। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर आप जो है वो किसी चाय में जो है वो चम्मच को डाल देते हैं गर्म चाय में, तो चम्मच भी जो है वो गर्म हो जाएगा। ये इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक कन्वेक्शन आता है, इसमें हीट मूव्स थ्रू लिक्विड और गैसेस बाय मूवमेंट। इसमें लिक्विड्स के थ्रू या गैसेस के थ्रू जो है वो हीट की जो है ट्रांसफर होती है। जैसे कि एक किसी भी, जब आप मान लीजिए बकेट में रॉड लगाते हैं पानी की अपने वॉशरूम में, तो पानी उबलता है तो वो वॉशरूम को भी जो है वो गर्म कर देता है। ये जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। तो अब कोई भी फिनोमिना आपके साथ हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर योजना, उनके नेम और डेट ऑफ लॉन्च जो है वो दिया गया है। प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो है वो योजना ग्रामीण आवास दी गई है। जल जीवन मिशन दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है उसकी बात जो है वो करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, ये कब लॉन्च जो था वो की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो था वो लॉन्च की गई थी नवंबर 2016 में। तो ए का जो है वो चौथा हो जाएगा। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करते हैं कि ये जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो ये अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब लॉन्च किया गया, तो ये अक्टूबर 2014 में जो था वो लॉन्च किया गया था। और अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो ये मई 2016 में लॉन्च की गई थी। अब देखिए योजनाएं भी एग्जाम में पूछी जा रही हैं तो वो पढ़ना भी जरूरी है। ए का जो है वो चौथा हो जाएगा, बी का जो है वो आप देखेंगे तीसरा, और सी का आप देखेंगे तो दूसरा, और डी का आप देखेंगे तो पहला। चौथा तीसरा दूसरा पहला जो है वो इसका सही कॉम्बिनेशन बैठेगा। चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट यहाँ पर बैठता है कि कौन सी योजना कब लॉन्च की गई। अगर हम इंपॉर्टेंट योजनाओं की बात करते हैं तो देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 2014 में लॉन्च की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन हमने 2014 में पढ़ लिया। एक ऐसे ही योजना लॉन्च की गई थी दीन दयाल अंत्योदय योजना, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। और वैसे ही जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 2015 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 2015 में लॉन्च की गई थी। अटल पेंशन योजना ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन क्षेत्रों में 2015 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये 2016 में लॉन्च हुई थी। एक पीएम आवास योजना अर्बन है जो 2015 में लॉन्च हुई, और एक पीएम ग्रामीण आवास योजना है जो 2016 में जो था वो लॉन्च हुई थी। डिजिटल इंडिया 2015 में जो था वो लॉन्च हुआ। डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन ये भी 2015 में जो था वो लॉन्च हुआ था। स्टार्टअप इंडिया मिशन जो था वो 2016 में जो था वो लॉन्च हुआ था। स्टैंड अप इंडिया ये 2016 में जो था वो लॉन्च हुआ। पीएम फसल बीमा योजना ये 2016 में जो था वो लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। एक उड़ान योजना थी ये 2016 में ही लॉन्च हुई। और इस तरह की योजनाएं 2014, 15, 16 की ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर लेटेस्ट वन किसी योजना की अगर हम बात करते हैं तो वैसे ही जो है वो एक योजना पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है 2023 में। और एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लॉन्च की गई है, ये 2025 में लॉन्च की गई है। एजुकेशन से रिलेटेड जो है ये योजना है। तो इन योजनाओं को ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब इतनी तो एक साथ याद नहीं रहेंगी, या तो आप इनको लिख सकते हैं, लिखकर नोट कर सकते हैं तब याद रह जाएंगी, या फिर 2-4 बार हम रिवाइज करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच आर्टिकल गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम, तो बोलते हैं कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। 4 आर्टिकल आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करके जो है वो बताइए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है और इस ऑनलाइन एग्जाम वाले पेपर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।